हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज फिर एक नया सेट लेके आए हैं जो आपको बीपीएससी का ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से, साइंस एंड टेक, इससे भी क्वेश्चन आपको 2-4 मिलेगा जो कि आपको हर एक ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? हाइड्रोजन की परमाणुक संरचना की व्याख्या के लिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। तीसरा ऑप्शन है आपके पास प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए। और चौथा ऑप्शन है आपके पास न्यूट्रॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। तो आपको अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रसिद्ध हैं। किस लिए प्रसिद्ध हैं भाई? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो प्रसिद्ध हैं। ये पिछले बार का बीपीएससी का क्वेश्चन भी रह चुका है, आप लोग को याद होगा। तो चलिए इसका आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है आपके पास दूरबीन के आविष्कार के लिए। दूसरा ऑप्शन है यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कैलकुलस की खोज के लिए। और चौथा ऑप्शन है आपके पास मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन के लिए। ठीक है, निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। तो चलिए आप लोग बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है इसी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों केमिस्ट्री से। देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन है आपके पास लोहे और तांबा का। दूसरा ऑप्शन है लोहे और जस्ते का। तीसरा ऑप्शन है लोहे और क्रोमियम का। चौथा ऑप्शन है लोहे और ग्रेफाइट का। पूछ रहा है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका मिश्र धातु है दोस्तों? पहला फिर से ऑप्शन देख लीजिए, लोहे और तांबा का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। नेक्स्ट ऑप्शन है दूसरा मोमबत्ती का जलना। तीसरा ऑप्शन है दूध से दही बनना। और चौथा ऑप्शन है पानी में चीनी का घुलना। फिर से एक बार देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकेंड मोमबत्ती का जलना। थर्ड ऑप्शन है दूध से दही बनना। या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास पानी में चीनी का घुलना। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बहुत सारे लोगों को पता हो जो कि ये पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो चलिए इसका आंसर जो है वो देखते हैं। तो इसका आंसर है पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। पानी में चीनी का घुलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है देख सकते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से। देख रहे हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। एल्युमिनियम के। द सेकेंड ऑप्शन है तांबे के। थर्ड ऑप्शन है कार्बन के। और फोर्थ ऑप्शन है लोहे के। ठीक है, तो आंसर बताइए आप लोग। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों एल्युमिनियम के। क्या चीज़ है? एल्युमिनियम के ऊपर से जब भाप गुजरती है प्रतिक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है, कितना है? 500 किलोग्राम। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास 1000 किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन है आपके पास 5000 किलोग्राम। या फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 10,000 किलोग्राम। फिर भी एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम या फिर 10,000 किलोग्राम। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर दोस्तों बताइए। इसका आंसर होगा, शायद बहुत सारे लोग को मालूम भी होगा, इसका आंसर जो है दोस्तों वो है 5000 किलोग्राम जो है एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग है 5000 किलोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, देख सकते हैं, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पहला ऑप्शन है दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूसरा ऑप्शन है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा किया जाता है, कर लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका आंसर जो है, चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पॉस्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है। तो इसका आंसर ये होगा जो कि दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये बायो से क्वेश्चन है दोस्तों। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया बताता है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है बहुत तेज़ी से जलने वाली नावों को। दूसरा केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को। तीसरा केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को। और चौथा जल एवं स्थल पर ही रह सकने वाले, देख सकते हैं, पशुओं को। ठीक है, एम्फीबिया, एम्फीबिया के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर होगा जल एवं स्थल। जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को जो है तो हम लोग कहते हैं एम्फीबिया बताते हैं। ठीक ना, जल और स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। दूसरा ऑप्शन है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तीसरा ऑप्शन है यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है। और चौथा ऑप्शन है इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। दूसरा है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। तीसरा है यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतम होती है। और चौथा ऑप्शन है इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर यदि हम लोग देखते हैं तो चलिए इसका आंसर हम देख रहे हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। यह कथन जो है जो सत्य नहीं है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस एंड टेक से है। तो चलिए देख लीजिए। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। आपके पास ऑप्शन है
पहला S.A. बोस, दूसरा H.J. भाभा, तीसरा S. चंद्रशेखर और चौथा S.S. भटनागर। आई थिंक ये बहुत लोग